हाँ, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? रिसेंट सिग्निफिकेंस रिफॉर्म एंड इशू इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन थे या बैंकिंग सिस्टम थे बहुत पुअर कंडीशन में थे। कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक क्या कर रहे थे? इस इंस्टीट्यूशन को रन करा रही थी। उससे गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए उनने क्या किया, 1969 में बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया, जिसके तहत सारे बैंकिंग सिस्टम को गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में ले लिया गया। मगर उसका जो कुछ अपोजिट या निगेटिव रिजल्ट निकला वो ये हुआ कि उनकी एफिशिएंसी कम हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई और बैंकिंग जो सिस्टम था आस्ते आस्ते डिमिनिशिंग यानी घटते क्रम में जाने लगी। उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने समय समय पे कुछ कमेटियां बनाई। जैसे 1991 में नरसिंघम कमेटी बनी, उसमें 9 लोग थे, 9 मेंबर थे और इसके जो चेयरपर्सन थे आरबीआई के रिटायर्ड गवर्नर एम नरसिंघम थे, जिनने कुछ सजेशन दिए अपने इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए। उनने उसको 4 सेक्टर में बांट दिया, 4 लेयर में। पहला लेयर था 3 से 4 इंटरनेशनल बैंक होने चाहिए हमारे देश में। दूसरा लेयर था 8 से 10 नेशनल बैंक होना चाहिए। थर्ड लेयर था कि इसमें रीजनल बैंक यानी क्षेत्रीय बैंक होने चाहिए और चौथा लेयर था उनका कि रूरल बैंक होना चाहिए यानी ग्रामीण बैंक भी इसमें होने चाहिए। अब ब्रांच लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर ओपनिंग न्यू बैंक ब्रांचेस शुड बी ऑब्लाइज। उनने कहा कि कोई भी बैंक को खोलने के लिए लाइसेंस सिस्टम होना चाहिए, ये नहीं कि जो जहां चाहे दुकान खोल के बैठ जाए। उनने लाइसेंस सिस्टम को प्रेफर किया। A liberal view should be adopted for allowing foreign banks in the country. Both foreign and domestic banks should be treated at par. उनने विदेशी बैंकों को भी प्रेफर किया कि दोनों बैंक यानी नेशनल बैंक हमारे देश इंडियन बैंक और विदेशी बैंक दोनों मिलकर क्या करना चाहिए, इनको काम करना चाहिए। इसके बाद रिफॉर्म एडॉप्टेड विथ रेफरेंस टू सजेशन। उनके सजेशन के हिसाब से हमारे यहाँ पे कुछ सजेशन उनके अडॉप्ट कर लिए गए। पहला जैसे लिक्विडिटी रेट SLR। लिक्विडिटी रेट का मतलब होता है, जैसे हमने अभी लास्ट डे में पढ़ा था चैप्टर में, कि जो भी बैंक टर्नओवर करता है उसका कुछ परसेंट उसको क्या करना पड़ता है, लिक्विड रखना पड़ता है। जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे कि 10,000 डिपॉजिट किया उसने तो उसका 20% यानी 2,000 बैंक ने रख लिया और 8,000 को क्या किया, मार्केट में लोन प्रोवाइड कर दिया। तो सबसे पहले 1992 में 25% का एक लिक्विडिटी रेट फिक्स किया गया, जो पहले कितना था 38% था, यानी कम कर दिया गया, जिससे बैंकों के पास और क्या कहते हैं लिक्विड बढ़ जाए यानी कैश बढ़ जाए। दूसरा एक्शन ऑफ रिपो फॉर बिल्स एंड सिक्योरिटीज वाज परमिटेड सिंस 92-93 फॉर एसोसिएटिंग द इंटरेस्ट रेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद द मार्केट। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज होते हैं यानी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो, जैसे किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, NHC, इनके भी जो इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट देती है उनके रेट भी किसके हिसाब से होना चाहिए, मार्केट रेट के हिसाब से होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका जियोपोरिया कमेटी आई 1990 में। RBI कॉन्स्टिट्यूट कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ Sri M.N. Jioperia, then the president of SBI, in September 1990 on making recommendation for consumer service improve in bank। उसके बाद एक नया कमेटी बनाया गया जो SBI के चेयरमैन थे, कस्टमर के सर्विस को कैसे ज्यादा अच्छा बनाया जाए इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या दिया, एक्सटेंशन फॉर बैंकिंग आवर्स फॉर ऑल वर्कर एक्सक्लूडिंग कैश पेमेंट। उनका पहला सजेशन था कि आपका जो वर्किंग आवर से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, किस इंक्लूडिंग कैश पेमेंट यानी कैश का लेन देन का आवर्स भी बढ़ना चाहिए। रीएडजस्टमेंट ऑफ बैंक ओपनिंग टाइम फॉर स्टाफ सो एज टू इंश्योर स्टार्ट ऑफ वर्क एट बैंक काउंटर वेल इन टाइम। उसके साथ उन्होंने क्या कहा कि बैंक के खोलने का समय को भी नए सिरे से तय किया जाए, जिससे कि कस्टमर को उनके इंश्योर हो जाए कि इस समय बैंक हमारा खुला मिलेगा या बैंक में ये काम हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा कमेटी बनी।
फिर इसके बाद नरसिंघम कमेटी सेकंड 1998, 91 के बाद उन्हीं की दूसरी कमेटी बनी। कब बनी? 1998 में। गवर्नमेंट adopted a member of reform in financial and banking system on the basis of recommendation made by Narsingham Committee 1991. For making appreciation of these reforms, the government constituted the second Narsingham Committee. तो जो पहली जो कमेटी बनी थी उनने जो सजेशन दिया था उसको दोबारा एनालाइज करने के लिए 1998 में नरसिंघम सेकंड कमेटी बनाई गई, जिसको ये देखना था कि वो जो उनने जो सजेशन दिया था उसको किस तरीके से और बेहतर तरीके से एक्टिवेट किया जा सके। जैसे उनने 3 tier बैंकिंग सिस्टम पब्लिक सेक्टर शुड बी एडॉप्टेड, 2 और 3 इंटरनेशनल बैंकिंग उन्होंने कहा था, 8 से 10 नेशनल बैंकिंग लेवल कहा था, एंड थर्ड किया था ए फ्यू लोकल लेवल बैंक, वहां पे रीजनल और रूरल अलग अलग कर दिया था। इनने क्या किया, 4 से 3 कर दिया और कहा कि कुछ लोकल लेवल के बैंक होने चाहिए जो लोकल लेवल पे काम करें। अच्छा, merger of banks of 3 tier banking system, narrow banking concept to be adopted for weak bank and the close them after the failure of this attempt। उनने कहा जो वीक बैंक है, जो कमजोर बैंक है, जो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अब उसके बाद कौन कौन से इनके जो सजेशन थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने या इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। द ईस्टर्न डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, उनने जो लोगों से पैसा लेना था, जो लोन गवर्नमेंट बांट चुकी थी, उनके वसूली के लिए क्या बनाया, एक ट्रिब्यूनल बना दिया, एक कमेटी बना दी गई। ऑन ट्रायल बेसिस एसेट रिकवरिंग कंपनीज टू बी एस्टेब्लिश फॉर लोन रिकवरी ऑफ बैंक हैविंग एक्सेस द अनप्रोडक्टिव एसेट। अब उनने क्या किया, जो कंपनियों को लोन देती थी, कौन, बैंक, उनको कंट्रैक्ट किया गया कंपनीज इस्टेब्लिश फॉर लोन रिकवरी के लिए, और उनके जो अनप्रोडक्टिव एसेट थे उनसे रिकवरी के लिए, जिनसे बैंक को किसी तरह की कोई इनकम नहीं हो रही थी। फिर इसके बाद आपकी 1990 में आया वर्मा कमेटी। आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट वर्मा कमेटी इज सजेशन द रिवाइवल एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वीक पब्लिक सेक्टर बैंक। अब उनने 1999 में एक और कमेटी बनाई, वर्मा कमेटी। उसका ये काम था कि किस तरह से बैंकों के काम बढ़ाया जाए और जो वीक सेक्टर बैंक हैं उनको मजबूत किया जाए। ये जो कमेटी बनी 4 अक्टूबर 1999 बना। द स्ट्रेटेजी टू बी एडॉप्टेड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द वर्किंग ऑफ वीक बैंक लाइक यूको बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, United Bank of India, so as to enhance their profitability and reducing the cost। तो जो पुअर बैंक, जैसे नाम बताया मैंने, यूको बैंक, इंडियन बैंक, इनके प्रोडक्टिविटी बढ़ाया गया और उनके जो कॉस्ट थे उनको कम किया गया। कमेटी रिकमेंडेड टू वीक बैंक फॉर द डेवलपमेंट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ बूट मतलब बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर। उनके अच्छा काम करने के लिए उनका पर्सनल यानी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन सेक्टर को डेवलप किया गया, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बूट के नाम से जानते हैं। अब रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर 1992 से 1915 तक। पहला लिक्विडिटी रेशियो बनाया हमने, उसको क्या कर दिया, 38% से 20% कर दिया। कैश रिजर्व रेशियो, इसको हमने क्या कर दिया, सीआर को हमने क्या कर दिया, 10% का कर दिया। रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट स्लैब, अब जो क्या कहते हैं, दीज स्लैब वे आर ग्रेजुअली रिड्यूस फ्रॉम 20 to 2%, यानी जो बैंक को लोन देती थी उसको भी घटा के कितना कर दिया गया, 20% से 2% तक कर दिया गया। फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्राइटेरिया, अदर रिफॉर्म्स, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कई तरह के रिफॉर्म्स किए अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करने के लिए या मजबूत करने के लिए। फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक, न्यू गाइडलाइन इन द प्रोसेस ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म लिबरलाइजेशन, आरबीआई डिक्लेयर द न्यू गाइडलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जनवरी 22, 1993। अब आरबीआई ने अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को मजबूत करने के लिए
प्राइवेट सेक्टर को स्वतंत्रता दे दी। पहले क्या किया था, 69 में सारे प्राइवेट सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया, यानी गवर्नमेंट का बना दिया गया। अब उसी गवर्नमेंट के सेक्टर को उनने क्या किया, क्या कहते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे उनको आजादी दे दी, लिबरलाइजेशन दे दिया और उनको चलाने के लिए नया गाइडलाइन प्रोवाइड किया, जिससे कि 10 प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग को क्या मिला, लाइसेंस मिला। और उनने क्या किया, आपके गवर्नमेंट के इकोनॉमी में मदद करने के लिए तैयार हो गए। पहला क्या दिया, द पेड अप कैपिटल ऑफ बैंक टू बी रेज्ड फ्रॉम 100 करोड़ टू 200 करोड़, यानी जो भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं अगर वो अपना बैंक बनाना चाहते हैं तो उनका कैपिटल कितना होना चाहिए, 100 से 200 करोड़। Within 3 years of starting business, paid up capital to be raised up to 300 करोड़। और अगर उन्होंने बैंक स्टार्ट किया है तो शुरू होने के साल ही 3 साल के अंदर उनका कैपिटल कितना हो जाना चाहिए, 300 करोड़ हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से उन लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ नए गाइडलाइंस बनाए और प्राइवेट सेक्टर को लिबरलाइजेशन दे दिया, यानी स्वतंत्रता दे दी।